student. Today we shall study about National Park of India. First, what is the National Park? You know about National Park, Wildlife Sanctuary, other name, and Bird Sanctuary, Wildlife Sanctuary, many more. What is National Parks? First, you know the nature. प्रकृति के बारे में आप जानिए कि प्रकृति क्या होता है. That is the nature. And after you know about national parks. Nature, it means the totally balance of animals and also plants. Both are depends on each other. ये दोनों पेड़ पौधे और जीव ये दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं. और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि all human beings and animals are depends on plants. In 1968 1968 में आप लोग जानते होंगे यूएनओ का एक संस्था है, ब्रांच ऑफ यूएनओ, जिसका नाम है यूनेस्को. यूनेस्को ने पूरे वर्ल्ड में देखा कि वैसे कौन से एरिया हैं जो हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे पृथ्वी के स्तर पर इस पोल्यूशन को कट करके, पोल्यूशन को डाउन करके और हमारे पूरे ग्लोब को सेव कर सकता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कहीं न कहीं कम कर सकता है. इसके लिए यूनेस्को ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर वैसे वैसे प्लेस को चिन्हित किया, मार्क किया कि ये ऐसे प्लेस को हम अगर रिजर्व करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्वेट करते हैं, उसको सुरक्षित कर देते हैं, तो वह हमारे पोल्यूशन को कम करने में एक अहम भूमिका निभाएगा. दिस इज द मोस्ट प्ले द रोल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट. सो यूनेस्को ने हमारे देश में, क्योंकि हम लोग हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, तो मैं पूरे वर्ल्ड को तो नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा. इंडिया में हमारे 18 ऐसे एरियाज हैं जिनको यूनेस्को ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, या आप बायोस्फीयर के रूप में, या नेशनल पार्क्स के रूप में उसने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से सुझाव दिया. अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इस पॉइंट पर कि इससे फायदे क्या होते हैं. तो नेशनल पार्क्स जो होते हैं, फर्स्ट तो हम लोग जाने कि नेशनल पार्क्स या बायोस्फीयर या आपको बर्ड सेंचुरी या इस टाइप के जो चीज़ होते हैं वो बनते कैसे हैं. तो आप जैसे कि एक आप देखते होंगे अर्थ का फिगर, उसमें ऐसे 3 पार्ट्स बनाए जाते हैं. एक होता है बीच में सेंटर, और एक होता है अपर मोस्ट, और एक होता है बीच का. बीच का कोर इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर कहते हैं. यानी यह मेन पार्ट होता है सेंचुरी का, जिसमें जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं जो एक तरह से अब मृत प्राय एनिमल्स हो गए हैं, या फिर वैसे जो अब अदृश्य हो रहे हैं, उनको सेव करने का काम किया जाता है कोर वाले एरिया में. सेकेंड जो होता है पार्ट, यानी जो मिडिल पार्ट होता है, यह एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके 3 तरह से लाभ भी लिए जाते हैं. बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें टूरिज्म, इंटरटेन, या फिर कुछ लोगों इस पर रिसर्च किया जाता है इस एरिया में, और यहाँ तक लोग आ जा सकते हैं, देखते हैं इसको, और इसके ऊपर हम लोग अध्ययन भी करते हैं.
के अंडर में आता है, जो वहाँ से कुछ जो उनके बेनिफिट्स की चीज़ें होती हैं वो इसको अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो 3 तरह से इसको यूनेस्को ने डिवाइड किया था। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो एरियाज है, यानी जो नेशनल पार्क्स हैं, यह हमारे लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है। तो फर्स्ट तो मैंने बात किया कि इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे नेचुरल हैबिटेट में, या फ्लोरा एंड फौना करके आप चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें विशेष रूप से आपको बताया गया होगा। लेकिन मैं यहाँ बेसिकली कुछ बात करूँगा, बताऊँगा आपको कि इससे फायदे क्या हैं। तो फर्स्ट तो बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, क्योंकि एक तरह से एक सर्कल है। आप फूड वेव सर्कल देखेंगे, चेन देखेंगे, या आप नाइट्रोजन सर्कल देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट के जो ऑक्सीजन, जो हमारा प्राणवायु है, उसको बैलेंस करते हैं, और एक तरह से हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जहाँ की कल्चर है, उस कल्चर को भी ये कंजर्व करते हैं, रिजर्व करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बिहार की बात कर लें। बिहार में एक उसका नाम है भीम बांध करके है। ये बाद में रिजर्व किया गया। ये जब आपको एक तरह से क्या बोलते हैं, वो जो मार्क्सवादी टाइप के जो विचार वाले थे, या फिर उग्रवादी जिसको कहते हैं, उग्रवादी ज़्यादा सही नाम होगा, उग्रवादी जो टाइप के लोग होते थे, इसको अपना घर बना लिए थे, और यहाँ से वो अपनी अराजक जो काम है, डकैती करना, चोरी करना, किसी को मार देना, इस टाइप का काम बीच में करना शुरू कर दिए। इस तरह से इसकी छवि खराब हो गई। जैसे आप अधौरा का नाम सुनते होंगे, हमारे एरिया में है, जाने से लोग कुछ दिन पहले डरते थे, क्योंकि वहाँ उग्रवादी थे। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट हम ये देखते हैं कि जब वो एरिया क्यों चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर आपको पुलिस नहीं जा सकती है। तो उसका 2 पक्ष होता है। कुछ किसी भी चीज़ की देखिए 2 तरह की बात होती है, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ठीक है, हमारा काम तो बंद हो गया, लेकिन आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आसमान साफ हो गया, नदियों का पानी जो है साफ हो गया, और आकाश में बहुत सारे जो बर्ड्स नहीं दिखाई देते वो दिखाई देने लगे। तो हर चीज़ का एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यहाँ पर हम लोग दोनों बात करते हैं कि नेशनल पार्क्स जो थे वो पहले हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ही बने थे या थे, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग हुआ, इसकी कटाई हुई, इसको फॉरेस्ट जो उद्योग धंधे आए वो उनको कट किए, और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस को, हमारे जो इन्वायरमेंट के बैलेंस को है खराब किया। तो 1968 में हम लोग मेन पॉइंट आते हैं कि 1968 में यूनेस्को ने भारत में लगभग 18 एरियाज को चिन्हित किया, और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्व कीजिए इसको। इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स आ गए, क्योंकि वो बड़े एरिया थे, और इसमें छोटे छोटे नेशनल पार्क्स आ गए। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो तीनों होते हैं, इसमें एरियाज का ही डिफरेंट होता है। जैसे सेंचुरी आप लोग सुनते होंगे, सेंचुरी छोटा होता है, नेशनल पार्क सबसे बड़ा होता है, और बायोस्फीयर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तीनों का जो बस साइज एरियाज का डिफरेंस पर इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। सो वी आर कम टू द पॉइंट। हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो सबसे पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क्स, और ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क्स आप याद रखें कि ये जो राइनोसोरस होते हैं उनके लिए स्पेशली ये इम्पोर्टेंट है, राइनोसोरस। नेक्स्ट है ये आपको कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट भी इसको बोलते हैं,
ये आपको उत्तराखंड में है। मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम जो नेशनल पार्क्स हैं या आपको बायोस्फीयर्स एरियाज हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही पाए ज़्यादातर हैं। कुछ ही हैं जो उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु में है, लेकिन मैक्सिमम आपको चूँकि इधर नॉर्थ इंडिया का जो हैबिटेट है, जो क्लाइमेट एंड कंडीशन है, हिमालयाज रेंज है, ये सब कहीं ना कहीं उसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गिर फॉरेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गिर फॉरेस्ट। आप लोग कभी देखते होंगे अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट आता है तो बोलते हैं कभी आइए कुछ दिन बिताइए, कभी तो गुजरात आइए। उसमें आप सुनते होंगे इस फॉरेस्ट को जो सीन रहता है वो गिर फॉरेस्ट का ही सीन रहता है। तो यहाँ पर एक तरह से लायन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर लायन पाए जाते हैं और गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बांधवगढ़। ये आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का नाम आया तो एक चीज बस ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया है वह इंडिया का मध्य प्रदेश में है। रामायण में भी देखते होंगे, रामायण में राम को जब 14 वर्ष की वनवास होती है तो मैक्सिमम टाइम जो है वो एक्सपेंड करते हैं मध्य प्रदेश में। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस हैं या आप कह सकते हैं कि राम जी ने जहाँ जहाँ जिन संतों के यहाँ गए, जिन साधु महात्मा ऋषि मुनि यहाँ गए, वो मैक्सिमम एरिया जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो पहले से ही वहाँ पर फॉरेस्ट रहा है। तो हम लोग बांधवगढ़ को देख लिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कांधा और पन्ना, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं। पंचमढ़ी का भी नाम आपको आएगा और एक आपको पोएम था, स्टोरी था सतपुड़ा का नाम सुने होंगे। ये भी बहुत अच्छा आपको एक तरह से बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रणथंभौर। जैसा कि आप नाम ही देख रहे हैं रणथंभौर, उसको नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये कहाँ होगा। राजस्थान के मैक्सिमम जगहों का नाम आप देखेंगे तो नाम से ही लगता है कि हाँ ये राजस्थान होगा। वो राजवाड़ों वाली नाम, वो थोड़ा धाकड़ टाइप का नाम। तो ये देखिए रणथंभौर, ये धाकड़ टाइप का नाम है और ये है राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सुंदरवन। सुंदरवन जो है यह एक तरह से इसलैंड टाइप का है, टापू ही कहेंगे। ये हमको लग रहा है कि जहाँ पर गंगा सागर यानी ये जो गंगा नदी है ये समुद्र में जाकर मिलते हैं, वहाँ पर एक टापू बनता है, बड़ा सा टापू बनता है। लगभग ये 10 किलोमीटर की एरिया वाला एक द्वीप टाइप का है। और यह एक्चुअल में पहले इसको मतलब पता भी नहीं था किसी लोगों को, बहुत बाद पता चला। और यहाँ पर आदिवासी जो ट्राइबल्स होते थे ये पहले जाया करते थे, लेकिन अब इसको सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं, इसको एकदम बिल्कुल रिजर्व कर दिया गया। और यहाँ पर हाथी, एलिफेंट, टाइगर और बहुत तरह के लंगूर और ये आपको मंकी, यहीं पर गोल्डन मंकी भी पाया जाता है। तो आप जानेंगे वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है पेरियर, ये आपको केरला में है। हिमालयन नाम से ही पता चल रहा है हिमालयन, ये हिमाचल प्रदेश में है। नाम इधर भी हिमालयन है, इधर भी हिमाचल है, तो आपको रिमेंबर में प्रॉब्लम नहीं होगी। हिमालयन हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मानस, ये आपको आसाम में, आसाम में देख लीजिए काजीरंगा और मानस, ये दो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है वायनाड का आप लोग नाम सुने होंगे, अभी राहुल गांधी और मोदी जी उसके पहले वाले इलेक्शन में वहाँ से लड़े थे, तो आप जान लीजिए केरला में है। और हमको लग रहा है कि वहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीते भी थे, इसलिए आपको याद हो जाएगा वायनाड केरला में है। संजय गांधी ये महाराष्ट्र में, मुंबई में है, प्रॉपर मुंबई में है ये, लेकिन चूंकि स्टेट है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र लिखा गया है। नेक्स्ट है राजा जी, ये राजा गोपालचारी के नाम पर है, चूंकि वहीं पर उनका बर्थ हुआ था इसलिए उनके नाम पर ही है। और ये उत्तराखंड में मैक्सिमम आपको फॉरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है दुधवा भी मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिए। दुधवा नाम है, दुधवा उत्तराखंड में है।
आपको है कान्हा, पन्ना और एमपी में कौन सा, मध्य प्रदेश में ये बांधवगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। दुधवा जो है ये उत्तराखंड में है। और लास्ट मैंने लिखा है हजारीबाग, ये इंपॉर्टेंट मैंने छाटा है। लास्ट हजारीबाग है जो आपको कहाँ पड़ेगा, हजारीबाग झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, तो पलामू और हजारीबाग ये दो एरिया हैं जो आपको झारखंड में है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर आगे के पढ़ेंगे। टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।